Okay students, today we are going to study Newton's first law of motion. It is an important law और वैसे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. अगर हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए तो उसी में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी छुपा हुआ है और उसी में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी छुपा हुआ है. लेकिन हम पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे. आवर टुडेज हेडिंग इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. This law is also called the law of inertia. समझाता हूँ क्या है. तो आपको मालूम है इनर्शिया की डेफिनेशन? अरे वाह, बोलो. अरे वाह, वेरी गुड. एंड हाउ डू यू नो इट? 8th स्टैंडर्ड में. हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अरे वाह, ये 8th में भी था क्या? अरे वाह, और आपने 8th अच्छे से पढ़े. सामिया, हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आपने इससे पहले भी कई बार बताया कि आपको 7th का भी अच्छे से याद है, 8th का भी अच्छे से याद है. बस ऐसे ही पढ़ाई कर, कीप इट अप, वेरी गुड. सी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट सेज एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज. इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट an object continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. So this is the statement of Newton's first law of motion. An object continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. अब पहले हम अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है ये समझ लेते हैं. If suppose this is a wooden block, एक ये लकड़े का टुकड़ा है. This is a wooden block. And two forces are acting on the wooden block. लकड़े के टुकड़े पर दो फोर्सेस लग रहे हैं. कौन सा? इधर एक एलिफेंट है, एक एलिफेंट इधर है और उस एलिफेंट का जुड़वा भाई उस एलिफेंट का जुड़वा भाई इधर है. और हमने क्या कर दिए, ये एलिफेंट की जो पुच्ची है इसकी पुच्ची में रस्सी डाल दिए और उसकी पूंछ बहुत स्ट्रांग है और वो रस्सी लाके इस पे बांध दी, ठोक दी खिला लगाकर. और इधर से भी इसकी पुच्ची में रस्सी लाके यहाँ बांध दी. और ये एलिफेंट जो है बहुत स्पीड से, ये दोनों एलिफेंट्स कैसे है? इक्वली स्ट्रॉन्ग. बोथ द एलिफेंट्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग. बोथ द एलिफेंट्स आर अप्लाइंग इक्वल एंड opposite forces. Equal and opposite का मतलब the value of the forces is equal. दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल है. ये फोर्स, जितना फोर्स इधर लगा रहा है वुडन ब्लॉक को, लकड़े के टुकड़े को खींचना चाह रहा है जितनी ताकत लगाकर,
उतना ही फोर्स ये वाला भी एलिफेंट उधर लगा रहा है। ऑपोजिट का मतलब क्या है? देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट बट द वैल्यूज ऑफ द फोर्सेस, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस आर इक्वल। दोनों फोर्सेस की वैल्यूज कितनी है? इक्वल है। तो मुझे बताओ ये वुडन ब्लॉक आपके राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा या आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा? उधर ही रहेगा। क्यों? दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? इक्वल है। और डायरेक्शंस कैसी है? ऑपोजिट है। तो दोनों फोर्सेस जो है वो इसको किधर भी नहीं ले जाएंगे। वुडन ब्लॉक विल रिमेन एट द सेम प्लेस। यहाँ तक समझ गए? तो दीज टू फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड, दोनों का फोर्स का बैलेंस इक्वल हो गया। तो बैलेंस फोर्स के कारण ये वुडन ब्लॉक में मोशन आएगा क्या? क्या ये चलेगा? वुडन ब्लॉक नहीं चलेगा। दोनों तरफ से फोर्सेस इक्वल है तो कहीं भी नहीं चलेगा ये, है ना। अब अगर हम इधर में हाथी लगाए एलिफेंट, अब ये मिटा देते हैं। इधर एलिफेंट खींच रहा है और इधर साइड में हमने चेंज कर दिए। इधर साइड में हमने लगा दिए एक डॉगी या पीआईजी ऑफिसर। ऐसा मान लेते हैं कि ये पिग बहुत छोटा है और उसमें ताकत कम है, तो इधर इसको पिग खींच रहा है। पिग समझता है ना? पीआईजी ऑफिसर। हाँ, तो इधर इसको पिग खींच रहा है और इधर एलिफेंट खींच रहा है। तो किधर जाना चाहिए वुडन ब्लॉक? राइट की तरफ, एलिफेंट की तरफ जाएगा, है ना। आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, मेरे राइट। तो एलिफेंट का ताकत ज्यादा है, पिग का ताकत समझो मान लो कम है, तो क्या होगा? इधर जाएगा ये। तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है। अब ये वुडन ब्लॉक किधर जाएगा? आपके लेफ्ट की तरफ जाएगा। मतलब इसमें मोशन आ रहा है। तो मोशन कब आता है किसी भी चीज में? कोई चीज चलती कब है? जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता है ना। अगर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट हुए तो वो किधर भी नहीं जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो अनबैलेंस्ड फोर्स का मीनिंग आप समझ गए। अब देखो न्यूटन ने क्या कहा। इफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, दुनिया की हर चीज, हर नॉन लिविंग थिंग की एक दो आदतें होती है। दुनिया में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें दो आदतें होती है। एक आदत क्या है? इस लॉ के दो टुकड़े हैं। पहला क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट यानी अवस्था, कंडीशन, कंडीशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट यानी रुके रहना। तो जो चीज एक जगह रुकी ही है वो रुकी ही रहना चाहती है, वो अपने आप चलना नहीं चाहती। कब तक नहीं चलना चाहती? जब तक उसको कोई अनबैलेंस फोर्स उसको चलाए नहीं। ध्यान से समझना हिंदी में मीनिंग। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो बातें बोलता है। उसमें से पहली बात क्या है? न्यूटन का लॉ कहता है कि जो चीज एक जगह रुकी हुई है वो हमेशा रुकी ही रहना चाहती है जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स उसको डिस्टर्ब नहीं करता, अनबैलेंस फोर्स उसको चलाता नहीं है। जब तक तब तक रुकी रहेंगी। क्या ये बात सच है? ये पेन लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग है? ये पेन अगर मैं यहाँ रख देता हूँ मेरे जेब में, पेन, अभी पेन कैसा है? रुका है। क्या ये रुका ही रहना चाहेगा? यस। ये पेन रुका है, अपने आप चलेगा कि मेरे जेब में से निकल के भागेगा कहीं? नहीं। तो जो चीज एक जगह रुकी है वो रुकी ही रहना चाहती है, वो चलना नहीं चाहती। कब तक नहीं चलना चाहती? जब तक अनबैलेंस फोर्सेस उस पर एक्ट नहीं होते। अगर बैलेंस फोर्सेस लगे तो, अगर मैं इधर से पेन निकाल रहा ताकत लगा के और सेम ताकत लगा के पेन को अंदर खींच रहा, मैं इसे नीचे खींच रहा, इससे ऊपर खींच रहा, तो पेन क्या होगा? वही रहेगा। बैलेंस फोर्सेस रहेंगे तो पेन वही रहेगा। और नीचे फोर्स नहीं लगाऊंगा, ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो चल जाएगा, पेन ऊपर आ जाएगा, मोशन में आ गया। पहले रुका था, अब आ गया ऊपर चल के, और चल रहा है और चल रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, अब मोशन में आ गया है पेन। क्यों? अनबैलेंस फोर्स है, दूसरा फोर्स है ही नहीं। और अगर दोनों फोर्सेस लगा दिए तो, दोनों दबाएंगे फोर्सेस तो कहीं नहीं जाएगा, दोनों खींचेंगे तो कहीं नहीं जाएगा। बैलेंस फोर्स के कारण कहीं नहीं जाएगा, अनबैलेंस फोर्स के कारण मोशन आएगा। लेकिन कब आएगा मोशन? जब अनबैलेंस फोर्सेस पर एक्ट होगा। और अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? रुका रहेगा एक जगह। ये पेन डेस्क पर रुका है तो रुका ही रह जाएगा। कब तक रुका रहेगा? जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता। क्या ये आपको बात मालूम थी आज तक? अच्छा हुआ आप 9th में आ गए, वरना आपको जो पता ही नहीं चलता था कि जो चीज एक जगह रुकी है वो रुकी रहती करके अपने आप, है ना।
आज हमारे लिए ये बात बहुत इजी हो गई है। न्यूटन के ज़माने में ये बोल देना भी बहुत बड़ी बात थी कि जो चीज़ रुकी हुई है, स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन में कोई चीज़ अगर आराम से पड़ी है तो वो पड़ी ही रहना चाहती है, रुकी ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहर से आके कोई अनबैलेंस फोर्स न लगाए उसको, तब तक वो चीज़ रुकी रहती है। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ये देखो, ये आपके घर का बेडशीट है, बेडशीट, और उसके ऊपर यह है पिलो, तकिया, PILLOW, ये पिलो है, ठीक है। ये तकिया है और ये उसके नीचे बेड है, ये पलंग है, और पलंग पे वो क्या छोटी समझे बेडशीट, बेड के ऊपर बेडशीट रखी है और बेडशीट पर पिलो रखा है। अगर आपने बेडशीट को इस तरफ से दोनों किनारी पकड़ के ऐसा झटके से खींच लिए एकदम से ऐसा, तो क्या होगा मालूम है? ये बेडशीट निकल के आपके हाथ में आ जाएंगी, बट द पिलो विल रिमेन एट वन प्लेस, तकिया वहीं रह जाएगा। क्यों मालूम है? तकिया बोलता आई एम फॉलोइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? जो चीज़ जहाँ रुकी हुई है, रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, रुकी हुई है, वो रुकी ही रहना चाहती है जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स कोई न लगाए। और हमने अनबैलेंस फोर्स पिलो पे लगाए ही नहीं। हमने चादर पे फोर्स लगाया तो चादर निकल गई, हमने पिलो पे फोर्स नहीं लगाया तो पिलो रुका रह गया। ऐसे ही कुछ लोग पुराने ज़माने में जो लोग थे ना, ऐसा चटाई बिछाते थे और इसके ऊपर बैठ के खाना खाते थे। एक कारपेट बिछाते थे और उस पर चारों तरफ बैठ जाते थे, बीच में खाना रहता था, दाल चावल रोटी जो भी है, और वो खाना खा लेते थे और घर के लोग उठ जाते थे। फिर घर के कोई लोग जो रहते थे, कोई फैमिली में लेडीज़, कोई फैमिली में जेंट्स, दोनों मिक्स करके, तो कोई लोग क्या करते थे, खाने पे जो जूठन गिर गई, जो कारपेट पे जो जूठन गिर गई, जूठन समझता है, लेफ्ट ओवर फूड, झूठा बचा हुआ खाना, वो इस पर रह जाता था, चावल के दाने और रोटी के टुकड़े और जो कुछ भी है। तो वो क्या करते थे, फिर ये कारपेट को, चटाई को पकड़ते थे, ऐसा खींच लेते थे या ऐसा पकड़ के झटक देते थे। तो उससे क्या होता था, ये कारपेट निकल के, चटाई निकल के भाग जाता था और चावल के दाने वगैरह वहीं रह जाते थे। और इस तरह क्या होता था, चटाई भाग गई, चावल के दाने वहीं रह गए, तो दोनों सेपरेट हो गए एक दूसरे से। तो चावल के दानों से पूछे कि तुम क्यों नहीं आए, हमने ऐसा खींचे तो तुम क्यों नहीं इस पे चिपकी, हमारे साथ क्यों नहीं आ गए आप? तो बोलते नहीं, तुमने चटाई पे फोर्स लगाया तो चटाई तुम्हारी तरफ आई, तुमने हम पर थोड़ी फोर्स लगाया, बोलते अनबैलेंस फोर्स, तो हम क्यों आएंगे, हम तो रेस्ट वाला कंडीशन एंजॉय कर रहे थे, ऐसा बोलेंगे। समझे? एक और एग्जांपल, ये एक ग्लास है और ग्लास कांच का ही रहता है। स्टील वाले को ग्लास बोलना भी नहीं चाहिए। अपने घर में स्टील का बर्तन रहता है, लोग बोलते हैं ग्लास भर के पानी लेके आओ, वो ग्लास कहाँ है? अच्छा, तो ये है, दिस इज द ग्लास, और इसके ऊपर देयर इज अ कार्डबोर्ड, खड्डा, कार्डबोर्ड छोटा सा, और इस कार्डबोर्ड पे हमने रख दिया यहाँ 10 रुपये वाला कॉइन, 5 रुपये या 10 रुपये वाला सिक्का रख दिया हमने। और फिर हमने क्या किए, हल्का सा कार्डबोर्ड को ना, कॉइन को नहीं, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द कॉइन, हम कॉइन पे फोर्स नहीं लगा रहे, हम फोर्स लगा रहे इस कार्डबोर्ड पर, खड्डे पर। तो हमने क्या किया, हल्का सा कार्डबोर्ड को पुश किए, और हमने जैसे पुश किए कार्डबोर्ड को, तो ओनली कार्डबोर्ड उड़ जाएगा, एंड दिस कॉइन विल रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर सम माइक्रो सेकेंड्स, कुछ माइक्रो सेकेंड्स तक ये कॉइन हवा में रह जाएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद नीचे गिर जाएगा। थोड़ी देर के बाद क्यों नीचे गिरा, नीचे क्यों गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा। क्या ऊपर कोई फोर्स है खींचने के लिए? नहीं, नीचे ओनली ग्रेविटेशनल है, ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब अनबैलेंस्ड हो गया वो, नीचे से फोर्स लग रहा, ऊपर से नहीं लग रहा, तो अनबैलेंस फोर्स था, इसलिए कॉइन क्या हुआ, मोशन में आ गया, नीचे जाके गिर गया। तो अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ तो वो गिर गया, लेकिन पहले क्यों नहीं गिरा? अचानक से जब हमने उसको पुश कर दिया तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स तक कॉइन वैसे ही रहा, फिर नीचे गिरा। तो हम उससे पूछेंगे 10 रुपीज़ के कॉइन, तू बता कुछ माइक्रो सेकेंड्स तक तू क्यों हवा में लटका रहा, पहले क्यों नहीं गिर गया जैसे कार्डबोर्ड हटा? तो बोलेंगे आई वॉज इंजॉइंग अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मैं बोलता रेस्ट इंजॉय कर रहा था, मुझ पर अनबैलेंस फोर्स उस समय नहीं लगा था, थोड़ी देर के बाद मुझ पर अनबैलेंस फोर्स लगा, आपने लगाई, इसलिए मैं बाद में नीचे आके गिर गया, वरना पहले मैं नहीं गिरा। कंफ्यूजन हो रहा है? समझ में आती है बात? एक और एग्जांपल, कैरम होता है एक गेम, वो कैरम का वो नहीं बनाता हुआ टेबल क्या होता है। सो दीज आर द कॉइन्स ऑफ अ
क्या बोलते हैं, कैरम। कैरम के ये कॉइन्स है एक के ऊपर एक रखे हुए, ऐसे एक के ऊपर एक कॉइन, समझते हैं ना कैरम के। दीज आर द कॉइन्स ऑफ कैरम केप्ट वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। और हमने क्या किया, स्ट्राइकर लिया, एक बड़ा वाला स्ट्राइकर, समझते हैं ना, मारने का। हमने एक स्ट्राइकर लिया और हमने सिर्फ किस पे फोर्स लगाया, नीचे वाले पर, नीचे वाले कॉइन पर फोर्स लगाए, जोर से, ताकत से ऐसा पकड़े, मार दिए जोर से। तो ओनली दिस कॉइन फ्रॉम द बॉटम विल मूव and what will happen to the other coins, they will remain as they were। यानी सिर्फ नीचे का कॉइन भाग जाएगा, इधर आ जाएगा, और ऊपर के कॉइन्स वैसे के वैसे रहेंगे, ये बिल्डिंग नहीं गिरेंगी। नीचे का कॉइन भाग जाएगा, ऊपर के कॉइन्स की बिल्डिंग गिरेंगी नहीं। अगर आप सिर्फ नीचे के कॉइन पर फोर्स लगाए तो नीचे का कॉइन बोलता मैं उधर इसलिए भागा क्योंकि ये स्ट्राइकर ने मुझे अनबैलेंस फोर्स लगाया। अनबैलेंस फोर्स लगा ना, इधर से कोई उधर धक्का मारा, इधर से कोई धक्का मार रहा था क्या, ऐसा नहीं, ओनली इधर से पुश किया। किसने किया, स्ट्राइकर ने। उधर कोई स्ट्राइकर नहीं है इधर, तो यहाँ से फोर्स लगा और इधर धक्का खाया, तो ये कॉइन इधर भाग गया, इस पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ। क्या ये ऊपर के कॉइन्स पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ, नहीं। तो जब तक इन पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो नीचे नहीं गिरेंगे, मतलब वो इधर उधर नहीं भागेंगे, है ना। एक लेवल नीचे आ जाएंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है अनबैलेंस्ड, लेकिन वो इधर उधर नहीं भागेंगे क्योंकि उन पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हुआ। तो न्यूटन का आधा लॉ, पहला फर्स्ट लॉ में से फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करता है, चालू रखता है, क्या काम चालू रखता है, कंडीशन में आराम करने की। जो चीज रेस्ट कर रही है वो रेस्ट ही करती रहती है, मतलब जो चीज रुकी है वो रुकी ही रहती है। कब तक, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा, अब न्यूटन ने और क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि जो चीज एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ये पहली बात थी, और दूसरी बात है इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत बड़ी बात है, लंबी बात है ये, और ये पहली बात थी। इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट यानी कंडीशन, जो चीज रेस्ट की कंडीशन में है, रुकी हुई है, वो रुकी हुई ही रहना चाहती है। कब तक रुकी रहना चाहती है, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसको हटाता नहीं, डिस्टर्ब नहीं करता। और दूसरी बात, जो चीज यूनिफॉर्म मोशन, क्या यूनिफॉर्म मोशन समझता है आपको, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, हाँ वेरी गुड, हाँ, if an object travels equal distances in equal intervals of time, the motion is called uniform motion। मतलब सेम स्पीड से अगर कोई चीज चल रही है, अगर कोई चीज सेम स्पीड से चल रही है सीधी लाइन में, तो वो सीधी लाइन में चलती ही रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहती, जब तक कि कोई उसे अनबैलेंस फोर्स न लगा दे उस पर। ध्यान से, कोई चीज स्टेट यानी अगेन फिर से स्टेट का मतलब क्या है, कंडीशन। तो जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, सेम स्पीड से चल रही है, वो क्या करना चाहती है, वो स्ट्रेट लाइन में चलती ही रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। कब तक रुकना नहीं चाहती, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता। इसका एग्जांपल क्या है, तो सपोज आप स्टार बस में खड़े हैं, सिटी बस में खड़े हैं, आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिली, पूरे बुड्ढे बाड्ढों ने जगह पकड़ ली है ना। जिस स्टार बस में आप बैठे थे उसमें पूरे एक्सपायरी डेट वाले बूढ़े आदमी और बूढ़ी आजी भाई आजोबा सब बैठे हुए थे, आपको जगह ही नहीं मिली, तो आप खड़े हो गए। और आप इधर उधर पकड़ने के लिए डंडा रहता ना बस में, आप वो डंडा देख रहे, हैंडल पकड़ने के लिए, वो भी नहीं मिला आपको। क्यों, पूरी लेडीज लोग ने इधर के भी हैंडल्स पकड़ लिए और सामने के भी हैंडल्स पकड़ लिए, जगह ही नहीं मिली। एक जगह है, आप वहां चैन से सिर्फ खड़े हो, और आप खड़े हो, बस चल रही है फास्ट विद कांस्टेंट स्पीड, बस चल रही है ऐसी ऐसी, तो आप भी चल रहे, क्योंकि आप बस पे खड़े हैं तो आप भी वैसे ही चलोगे, तो आप भी सेम स्पीड से चल रहे। अचानक से बस वाले भैया ने ब्रेक्स लगाए, तो आपका क्या होगा, आप कैसे कंडीशन में थे, यूनिफॉर्म मोशन था आपका, सेम स्पीड से चल रहे थे, आप कैसे चल रहे थे, स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, क्योंकि बस भी स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, आप पे अनबैलेंस फोर्स लग गया, अनबैलेंस फोर्स, और अनबैलेंस फोर्स लगने के कारण क्या हो गया, आप
क्या बोलते हो, जो चीज रुकी रहती है वो रुकी ही रहना चाहती है, और जो चीज सीधी लाइन में चल रही है वो सीधी लाइन में चलती ही रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। तो जैसे बस वाले अंकल ने ब्रेक्स लगाए तो आप क्या हो गए, आगे जाके भिड़ गए। और आगे क्या थे, आंटी, और आंटी ने गाली बकना चालू कर दिया, तो वो आंटी ने हमको बड़बड़ करना चालू कर दिए। हालांकि हमारी गलती नहीं है, बस में ब्रेक्स लगे इसलिए हम आगे चले गए। तो हम आगे क्यों गए, हम रुके क्यों नहीं? क्योंकि हमारी आधी बॉडी जो है वो बस के साथ टच हुई है। बस का जो बेस है, डेक, DEC के डेक यानी बेस, फ्लोर ऑफ द बस, उस पर हमारा पैर टच है, टिका हुआ है। तो हमारी आधी बॉडी उससे टिकी हुई है लगभग, और वो बॉडी चल रही थी। हम आगे गिरेंगे, ब्रेक्स लगा, हाँ, तो उन्होंने ब्रेक्स लगा दिए। तो हमारी ऊपर की जो बॉडी है वो चल रही है, वो बोलती है हम चलते रहेंगे। और पैर बस से रुके तो पैर रुक गए, पैर बस पे टच किए हुए थे तो पैर रुक गए, लेकिन ऊपर की बॉडी बोलती नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है तो चलते रहने दो, चलते रहने दो, और हम जाके गिर गए। अंडरस्टूड? तो जो चीज सीधी लाइन में चल रही है वो चलती ही रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती, चाहे कोई आंटी से टकरा जाए या कोई अंकल से टकरा जाए। उसी तरह आप मुझे बताओ कि जो SUV कार्स होती है बड़ी, टाटा सुमो और फॉर्च्यूनर और कौन कौन सी कार आती है आजकल, तो बहुत सारी हो गई, वो कार पे जब लगेज रखते तो लगेज को बांधते क्यों है रस्सी से? क्योंकि कार फास्ट में चल रही है, और अगर वो अंकल, कार ड्राइवर जो है वो अचानक से ब्रेक्स लगा देते हैं तो व्हाट विल हैपन टू द लगेज? आगे जाके गिर जाएगा। क्यों? लगेज की क्या आदत है? लगेज इज इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो लगेज है वो स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से, लगेज भी चल रहा है कार के साथ साथ, और फिर क्या करता है वो बोलता है मुझे सीधे ही चलते ही रहने दो, मुझे रुकाओ मत, है ना? जो चीज सीधी लाइन में चल रही है वो बोलती मुझे सीधे चलते रहने दो, मुझे रुकाओ मत, और जो चीज रुकी है वो बोलती मुझे रुके रहने दो, मुझे चलाओ मत। न्यूटन का लॉ दो बातें बोलता है। दुनिया में जो चीज रुकी हुई है वो कहती है मुझे रुके ही रहने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और जो चीज चल रही है वो कहती है मुझे चलते ही रहने दो, मुझे रुकाओ मत, ऐसा बोलती है। लेकिन चलती हुई चीज को रुकना पड़ता है और रुकी हुई चीज को चलना पड़ता है। कब? अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट हो जाए तो। लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो क्या होता? चलती हुई चीज बोलती चलते रहने दो, और रुकी हुई चीज बोलती रुके रहने दो। बात समझ में आती है? कोई और एग्जांपल सोचो मैं। पेड़ पर फल लगते हैं और कुछ छोटे बच्चे क्या करते हैं, ब्रांच, पेड़ की जो ब्रांच है उसको हिलाते हैं। वो फोर्स किस पर लगा रहे? ब्रांच पर, ट्री की ब्रांच पर फोर्स लगा रहे। तो कौन हिल रहा है फोर्स लगाने से? ब्रांच। क्या वो फ्रूट पर फोर्स लगा रहे डायरेक्ट? नहीं। तो फ्रूट बोलता है मुझे वहीं रहने दो, ब्रांच को हिलने दो। तो ब्रांच हिलती है, फ्रूट वहीं रहता, तो इसके कारण क्या होता? फ्रूट टूट के गिर जाता। ऐसा होता ना, कोई लोग फ्रूट पे अटैक नहीं करते डायरेक्ट, ब्रांच को हिलाते हैं तो फ्रूट टूट के गिर जाता। तो वो बोलते हैं हमने ब्रांच पे फोर्स लगाए थे, फ्रूट तो अपने आप नीचे गिरा बोलते हैं। हमने अनबैलेंस फोर्स किस पे लगा है? ब्रांच पर। चलो एक ये भी एग्जांपल हो गया। क्या कभी आपने ऐसा देखे कि कोई एक भारी पत्थर रुका हुआ है और वो अपने आप चल गया? नहीं, बिना फोर्स लगाए कोई चीज चल नहीं सकती। और फोर्स भी कौन सा होना चाहिए? अनबैलेंस। तो इसका मीनिंग है कि अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं लगता तब तक कोई चीज चल भी नहीं सकती और चलती हुई चीज रुक भी नहीं सकती। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मीनिंग क्या है? बिना अनबैलेंस फोर्स लगाए, या अनबैलेंस वर्ड आपको अगर बार बार समझने में तकलीफ होती है तो मैं फोर्स बोलता हूँ ओनली। बिना फोर्स लगाए कोई चीज चल भी नहीं सकती और चलती हुई चीज रुक भी नहीं सकती। अगर कोई कार आ रही है और आप उसमें फोर्स नहीं लगाते तो क्या कार रुक जाएंगी? अपने आप नहीं रुकेंगी, है ना? और अगर कोई कार खड़ी है और कोई उस पर फोर्स न लगाए तो क्या वो अपने आप चलेंगी? नहीं। तो जो चीज रुकी है वो चलती नहीं है, और जो चीज चल रही है वो रुकती नहीं है जब तक आप उस पर फोर्स न लगाओ। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? कोई चीज चलती कब है? जब फोर्स लगाए तो, और रुकती भी कब है? जब फोर्स लगाए तो। यही कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आया? yes. और किसी भी ऑब्जेक्ट में जो आदत है ये कि रुकी है तो रुके ही रह जाना, और चल रहे तो चलते ही रहना, चलते ही रहना, चलते ही रहना, रुकना नहीं, इस बुरी आदत को कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कहानी?
इजी लैंग्वेज में पहले लॉ का मीनिंग समझ लो। न्यूटन का लॉ इजी हिंदी शब्दों में क्या कहता है? जो चीज रुकी है वो चलना नहीं चाहती, और जो चीज चल रही है स्ट्रेट लाइन में वो रुकना नहीं चाहती जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। अनबैलेंस फोर्स लगाने से रुकी हुई चीज चल जाती है और चलती हुई चीज रुक जाती है। लेकिन कब? अनबैलेंस फोर्स लगाए तब। अगर नहीं लगाए तो चलती हुई चीज हमेशा चलती रहेंगी। कार्टून में दिखाते टॉम एंड जेरी है तो वो टॉम भाग रहा है सॉरी जेरी भाग रहा है और फिर क्या होता है? पहाड़ी खत्म हो जाती है, हवा में भाग जाता वैसा, और फिर नीचे गिर जाता ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। तो जो चीज चल रही है वो चलते ही रहना चाहती है। इसका कोई और एग्जांपल दे सकते हैं आप? स्टार बस में तो चल रहे तो चलते ही रह जाते, हमारे ब्रेक्स नहीं लगते, हम गिर जाते किसी से। पहला एग्जांपल। लगेज बांधते हैं, कार में सीट बेल्ट क्यों होता है ना? ड्राइवर वगैरह को, ड्राइवर और बाजू में जो पैसेंजर है उसको सीट बेल्ट बांधने लगाते, वरना चालान बन जाता है। तो क्यों? क्योंकि कार फास्ट मोशन में होती है, हम भी फास्ट मोशन में होते। कार के ब्रेक्स लगाते लेकिन हमारे ब्रेक्स नहीं लगते, हम होते स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में। तो हम कार के ब्रेक्स लग जाते, अचानक से सामने कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई तो हम ब्रेक्स मार देते तो कार रुक जाती, लेकिन हम तो मोशन में थे, हम बोलते हम नहीं रुकेंगे, हम कांच फोड़ के बाहर गिर जाएंगे। इसलिए वो सीट बेल्ट लगाते, रुको, आओ, जाओ, नहीं दिख रहा, इधर नहीं जाना। तो हमको रुकाने के लिए ये लगा होता है। अंडरस्टूड? तो चलने वाली चीज रुकना नहीं चाहती, रुकने वाली चीज चलना नहीं चाहती जब तक कि अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे। आई होप कि आपको ये समझ गया। बात छोटी सी है, मैंने बहुत लंबा चमा कर बोल दिया उसको। और इनर्शिया क्या होता है? रुकी हुई चीज की रुके रहने की आदत और चलती हुई चीज की चलते रहने की आदत को कहते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया को तोड़ना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है। तो व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। टेंडेंसी म्हणजे काय होते? सवय, हैबिट। द टेंडेंसी मीन्स हैबिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to continue to be in a state of rest। किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, आदत, कौन सी आदत? रेस्ट वाली कंडीशन को कंटिन्यू करना, और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line is called inertia, is called inertia। जो चीज रुका है वो रुके ही रहना चाहता है, जो चीज चल रहा है सीधी लाइन में वो चलते ही रहना चाहता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की ये जो आदत है रुके रहने की, ये चलते रहने की आदत, उसको इनर्शिया बोलते हैं। और ये आदत तोड़वाना है, अगर रुके रहने की आदत तोड़वाना है, मोशन में लाना है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स। और सीधे चलते रहने की आदत है, रुकना नहीं चाहती, तो रुकाने के लिए भी अनबैलेंस फोर्स लगता है। यानी इनर्शिया को तोड़ना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। टेंडेंसी यानी हैबिट, आदत, सवय। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की आदत होती है कंटिन्यू करना, चालू रखना। क्या चालू रखना? आराम की कंडीशन। कोई कोई मोटे अंकल आंटी होते हैं, वो क्या करते हैं? जो बैठ जाते एक जगह तो बैठे ही रहते, उठते ही नहीं, उनको उठाना मुश्किल है ना। अगर एक बहुत मोटे आंटी है, समझो 200 किलो के, और वो एक जगह बैठ गए तो क्या होता मालूम है? 2-2, 4-4, 5-5 घंटे हो जाते, वो उठते ही नहीं। क्यों? वो बोलते आई एम इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मुझ पर अनबैलेंस फोर्स मत लगाओ, मुझे रेस्ट करने दो। और अगर ऐसे 200 किलो के आंटी अगर भागते हुए आ रहे आपके तरफ तो क्या होगा? क्या आप उनको रुका पाओगे? आप ऐसा रुकाना चाहोगे तो आपको दबा के निकल जाएंगे, वो चपका देंगे आपको पूरा, है ना। तो नो प्रॉब्लम, देखना पीछे, वो उसको डिस्टर्ब मत करना, वो रेस्ट पोजीशन में है कैमरा, अनबैलेंस फोर्स मत लगाओ उस पर। हाँ, तो सी मोटे आंटी रुके हैं तो उनको चलाना मुश्किल, और अगर मोटे आंटी दौड़ रहे हैं तो उनको रुकाना मुश्किल। हम रुकाने जाएंगे तो हमको ही दबा देंगे, हम गिर जाएंगे, हमारे ऊपर से चल जाएंगे वो। तो जो चीज़ का मास बहुत ज़्यादा रहता है, भारी बहुत रहते जो चीज़, उसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा रहता। वो अगर रुक जाए तो रुक जाते हैं,
और चलते रहे तो उनको रुकाना मुश्किल हो जाता है ना। तो द ग्रेटर द मास द ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। जो चीज़ जितनी भारी होती है उसको चलाना भी मुश्किल होता है और रुकाना भी मुश्किल होता है। इससे क्या पता चला, मास ज्यादा रहने से क्या ज्यादा हो जाता है, इनर्शिया ज्यादा हो जाता है। और ये वर्ड इनर्शिया कहाँ से आता है, तो इनर्शिया वर्ड आता है इनर्ट से, INERT, इनर्ट। और इनर्ट का डिक्शनरी में मीनिंग होता है लेजी, आलसी। तो आलसी लोग अगर एक जगह बैठ जाए तो चलते ही नहीं है वो। अब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस के बारे में आया कि कभी कुछ नहीं आया, बाद में आएगा आपको। किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करती, इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट शेयर कुछ भी नहीं करती, वो बाद में आएगा। तो यहाँ की कहानी समझ में आई। इनर्शिया का मतलब क्या है, रुके हैं तो रुके रहना और चल रहे हैं तो सीधी लाइन में चलते ही रहना, इसको इनर्शिया बोलते हैं। और ऐसा कब तक करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक रुकी हुई चीज बोलती मुझे रुके रहने दो, चलती हुई चीज बोलती मुझे चलते रहने दो। अनबैलेंस फोर्स लग गया तो फिर बोलते जाने दो, अब आप जो चाहे वो करो। तो आई होप कि आपको थोड़ा ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई सीलिंग फैन घूम रहा है, सीलिंग फैन घूम रहा है, आपने बटन ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए, तो क्या होता, फैन रुक जाता अचानक से, सर घूमते घूमते रुक गए ब्लेड्स उसके, नहीं, थोड़ी देर घूमते रहते। क्या बोलते वो फैन के ब्लेड्स, क्या बोलते, हम घूम रहे थे बहुत देर से, आपने स्विच ऑफ कर दिया, थोड़े 1-2 चक्कर और घूमने दो ना, है ना। तो वो रुकते नहीं अचानक से। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और डायरेक्शन का भी इनर्शिया होता है। चाकू छुरी पे तेज धार करते हैं, अभी बकरा ईद आ रही है, कोई लोग चाकू छुरी पे तेज धार करेंगे तो वो चक्का कैसे घूमता है, वो तेज धार करने वाला चक्री गोल घूमती है। लेकिन जब आप चिंगारी लगाते, वो जो चाकू लगाते तो चिंगारी किधर उड़ती, सीधे उड़ती कि गोल